वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। इसके पहले मैंने डिफेक्ट्स पे एक लेक्चर वीडियो मतलब एक जो वीडियो लेक्चर है वो डाल दिया है, जिसमें मैंने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के सारे टाइप आपको एक्सप्लेन किए हैं और मेजर क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन किया गया था। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वाले क्लास में मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताया था, तो इस वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है उसके कौन से टाइप्स होते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है उसके कौन से टाइप होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि मैंने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को उस दिन मतलब पहले वाले क्लास में बताया था कि क्या होता है ना कि कोई भी जो भी मेरा फॉरेन एटम होता है वो अंदर आ जाता है, जैसे कि बताया था ना। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अंदर वाले एटम्स होते हैं उनको कहा जाता है होस्ट एटम। पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। और जो भी मेरा बाहर से एटम आता है तो इस बाहर वाले एटम को क्या कहा जाता है, फॉरेन एटम। ठीक है, तो अगर ये एटम अंदर आ रहा है तो अब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो एटम है, हो सकता है कि ये जो फॉरेन वाला एटम है ये इस होस्ट वाले एटम की जगह पे आ जाए। ठीक है, तो उससे एक टाइप का डिफेक्ट जनरेट होगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो फॉरेन वाला एटम है ये एटम की जगह न आते हुए ये जो छोटी मोटी जगह होती है एटम्स के बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स, वहाँ पे आ जाए। तो इस टाइप से मतलब इस वजह से अगर ये एटम फॉरेन एटम की जगह पे आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का पहला टाइप है। और अगर मैं कहती हूँ अगर ये जो फॉरेन एटम है ये एटम की जगह पे, रेगुलर एटम की जगह पे ना आए और ये इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे, मतलब जो भी छोटी छोटी पोजीशंस होती है एटम्स के बीच में, अगर वहाँ पे आ जाए तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखते हैं अब हम लोग कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो इस टाइप के डिफेक्ट्स में अगर आप देखते हो ना तो ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, लेकिन इसमें इनके जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, स्पेशली इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो सबसे पहला तो काम एक ही होता है डेफिनेशन देखने का, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। द डिफेक्ट इन विच, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी मेरे फॉरेन एटम्स होते हैं जिनको मैं कहती हूँ इम्प्योरिटी एटम्स, क्योंकि फॉरेन एटम्स क्या है, एक प्रकार से मेरे लिए इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी एटम्स जो है आर सब्स्टिट्यूटिंग, वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं होस्ट एटम को। होस्ट एटम को क्या है कहा जाता है, रेगुलर एटम्स। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम लोग स्टडी कंपैरेटिव फॉर्म में ही करेंगे, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, सो डिफेक्ट्स इन विच जो भी फॉरेन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं बाय द होस्ट एटम। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली कैसे क्या होता है। सपोज अगर मैंने देखा क्रिस्टल को, ठीक है, तो मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कटायन और एनायन होते हैं, तो उनको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जिस कटायन और एनायन को अल्टरनेट फैशन में ड्रॉ कर लेना। अब मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब मैंने यहाँ ये देखा कि सपोज कोई मेरा फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ रहा है। सपोज समझ लो ये मेरा इम्प्योरिटी एटम है जिसको मैं कह रही हूँ फॉरेन एटम है। इसने इस रेगुलर वाले एटम को रिप्लेस कर दिया, हो सकता है कोई भी एटम हो जाए, और उसके जगह पे ये खुद आ गया। ठीक है, मतलब जो भी मेरा रेगुलर एटम था, जो भी मेरा होस्ट एटम था, वो बाहर आ गया। ठीक है, और उसके जगह पर ये इम्प्योरिटी होस्ट वाला एटम आ गया। इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है
रेगुलर वाले एटम को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। जैसे कि इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये कहता है, सबसे पहले क्या देखेंगे डेफिनेशन, द डिफेक्ट इन विच जो भी इम्प्योरिटी एटम है, इम्प्योरिटी का मतलब ही क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जो कि बाहर से आ रहा है, वो क्या करेगा, इज ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखते हैं कैसे। सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया है क्रिस्टल को, कटान हो रहा है, क्रिस्टल मतलब वही होता है। अब सपोज क्या हो रहा है, यहाँ पे है मेरा इम्प्योरिटी वाला एटम जिसको मैं कहती हूँ होस्ट एटम। ये जो है ये कोई भी कटायन को बाहर नहीं करेगा, जो कटायन थे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ये जो एटम है ना, ये जगह पे आ गए हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जो भी एटम्स होते हैं उनके बीच में जो भी जगह होती है छोटी मोटी, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन या फिर इंटरस्टिशियल साइट। तो अब ये जो एटम है ये किसी भी जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि इसने इसको रिप्लेस किया और उसके जगह पे आया, इसलिए इसका नाम क्या था, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि उसने उसे सब्स्टिट्यूट किया है। लेकिन यहाँ पे किसी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, जस्ट ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या कहता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ आपको अगर नाम पता चल जाए तो आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने खुद के वर्ड्स में विथ डायग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम्पल्स। तो हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये पता होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल में, तो जैसे कि मुझे पता होता है अलॉय, और आपने देखा होगा कि अलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है ना, अब देखते कैसे। सपोज आपको पता है ब्रास, तो ब्रास किसका किसका अलॉय होता है, एक होता है कॉपर का और एक होता है जिंक एटम्स का। इन दोनों का अलॉय होता है, ठीक है, ब्रास। सपोज अगर मैंने ड्रॉ किया है क्रिस्टल को, तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, और यहाँ पे कुछ मुझे दो एटम्स दिख रहे हैं। अगर मैंने आपने अगर कलर को देखा होगा तो समझ में ये आ रहा है कि ये जो दो एटम है ये कैसे एटम है, इम्प्योरिटी एटम या फिर फॉरेन एटम्स। तो अब ये वाले जो रेगुलर वाले एटम है ना, ये है मेरे कॉपर के एटम्स, लेकिन ब्रास तो दो चीज़ों से बना हुआ है, जिंक और कॉपर। तो जो भी मेरे बाहर वाले एटम है, मतलब फॉरेन एटम जो है, वो कौन से एटम है, जिंक एटम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अगर मैं देखती हूँ ना इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के एग्जाम्पल को, ठीक है, जैसे कि मुझे पता होता है स्टील, है ना, तो स्टील में अगर आप देखते हो तो स्टील में वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो मुझे देखने को मिलता है आयरन और कार्बन। ठीक है, तो मैंने फिर इसको भी ड्रॉ कर दिया। सपोज अगर मैंने क्रिस्टल को ड्रॉ किया, और हाँ एक और चीज़ याद रखना, इन डिफेक्ट को एक्सप्लेन करते वक्त इनको डेफिनेशन दूंगे, इनके डायग्राम दूंगे, एग्जाम्पल दूंगे, लेकिन एग्जाम्पल का भी डायग्राम देना है, क्योंकि एग्जाम्पल को डायग्राम के बिना हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट के केस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे ये देखा कि एटम्स तो है, ये क्या है, स्टील। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो भी मेरा बाहर वाला फॉरेन एटम है वो कहाँ पे आ रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। सपोज समझ लो कि ये हुए मेरे दो इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो ये जो रेगुलर वाला एटम है ना, ये हुआ मेरा आयरन एटम, जो कि स्टील का ये वाला पार्ट है। अब बचता है कार्बन, तो ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहा है ये होता है मेरा कार्बन एटम। तो इस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट के ये बस दो ही टाइप्स है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और उनके क्लासिफिकेशन को। अब हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप को, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
अगर मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने बैठ गई ना तो आप भी सो जाओगे, क्योंकि ये इतने सारे डिफेक्ट्स से याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन सारे डिफेक्ट्स को पॉइंट वाइज याद रखने का। अगर मैंने देखा था स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, जैसे कि आपको याद होगा तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो भी रेशियो होता है, मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है आयंस की, वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें दाते हैं दो टाइप, एक होता है मेरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट तो वैसे दोनों हैं लेकिन मैं बता देती हूँ कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ मैंने ये देखा कि ये होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, कम, मतलब जो भी मेरे मेटल है इस टाइप के डिफेक्ट में वो क्या है, कम। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो मुझे देखना है डेफिनेशन, द डिफेक्ट इन विच द cation इज मिसिंग। एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर हम लोग देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। फ्रॉम इट्स लैटिस साइट इन क्रिस्टल इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये इसका ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कहना मुझे ये सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ कटायन क्यों लिखा है, तो जैसे कि अगर आप देखते हो मेटल मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब मेटल की यहाँ पे कमी है क्योंकि नाम क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसलिए जो भी मेरा कटायन है, जो कि मेरा पॉजिटिवली चार्ज कटायन है, वो जो है वो मिस हो रहा है लैटिस साइड से। अगर वो मिस हो जाता है तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं किस टाइप से होता है। सपोज मैंने क्रिस्टल को ड्रॉ किया, सपोज अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा कटायन है, अब देखते हो ना दो अनायन के बीच में तो यहाँ कटायन आना चाहिए था, बट कटायन यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ये जो कटायन है बाहर आ गया है, मतलब यहाँ से कटायन क्या हो रहा है, मिस। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब मेटल की क्या है, कमी, मतलब कटायन की भी क्या है, कमी, क्योंकि मेटल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे वो मिस हो रहा है रेगुलर लैटिस साइड से, इसलिए इस टाइप को डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। देखने से पहले सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिमाग में ही आनी चाहिए, एक्सेस मतलब ये हुआ कि ज़्यादा, मतलब मेटल क्या है, ज़्यादा। अब अगर मुझे मेटल की क्वांटिटी उस क्रिस्टल में बढ़ानी है तो मेरे पास दो वे होते हैं। ठीक है, पहला वे ये होता है बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन, क्योंकि मुझे मेटल क्यों, देखो मेटल की एक्सेस मतलब मेटल ज़्यादा है, और मेटल का ही मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का ही मतलब क्या होता है, कटायन क्या है, ज़्यादा। तो पहला ये है कि बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन, मतलब मैं बाहर से किसी कटायन को अंदर भेज दूँ, जिससे कटायन का जो नंबर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे मेटल का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, और दूसरा वे ये हो सकता है बाय अनायन वैकेंसी, मतलब अगर मुझे बाहर से किसी कटायन को नहीं लाना है अंदर, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो भी अंदर वाला कटायन है उसको, जो भी अंदर वाला अनायन है, जो भी अंदर वाला नेगेटिवली चार्ज अनायन है, उसको मैं बाहर भेज दूँ। अगर मैंने उसको बाहर भेज दिया तो भी क्या होगा, कटायन का नंबर बढ़ जाएगा। तो इस दोनों तरीके से मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को तैयार कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन कैसे क्या होगा, लेकिन इनको देखने से पहले इसको मैं एग्जाम्पल को बता देती हूँ। सपोज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है NiO, याद रखना एग्जाम्पल को। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जाम्पल का भी डायग्राम देना है। अब सपोज मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दिए, अब क्या होगा ना, मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। ये है Na+2, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन 2-, ये हो गया Na+2, ये हो गया ऑक्सीजन 2-। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैकेंसी क्रिएट की, यहाँ पे हो गया मेरा Na+2 या फिर ऑक्सीजन 2-।
Na+2 ऑक्सीजन 2 माइनस, और यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो मैंने यहाँ ये देखा कि जैसे कि यहाँ पे जो मेरा कटायन है, जो यहाँ पे कटायन होना चाहिए था, अगर मैं देखती हूँ ना निकल को, तो निकल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक होता है +2 और एक होता है +3। ठीक है, अब यहाँ पे निकल +2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कटायन नहीं है। अगर यहाँ पे कटायन नहीं है तो क्या होगा, जो मेरा अनायन है और जो कटायन है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, मतलब चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर मैंने इसको हटा दिया, एक चार्ज को, मतलब यहाँ से कम कर दिया, तो ये चार्ज बैलेंस नहीं होगा। इसलिए इस तरीके को करने को एक और तरीका है, अगर मैंने उस क्रिस्टल में एक ऐसा एटम ऐड कर दिया है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाइयर वाली, +3 वाली, तो उससे ये जो मेरा चार्ज है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। याद रखना है, जो मेटल है उसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3, स्पेशली निकल के। तो मैंने यहाँ ये देखा कि अगर मैं एक अनायन को, मतलब अगर एक निकल को बाहर भेज दूँ तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, एक जो निकल का जो भी मेटल एटम है उसका हाइयर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ से लिया है और उसको यहाँ रख दिया, जिससे अब जो ये चार्ज था इस खाली जगह की वजह से वो बैलेंस हो चुका। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब आता है नेक्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे कि इसमें मैंने ये देखा कि बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन, तो देखते हैं कैसे क्या। जैसे कि अगर सपोज मैंने किसी भी टाइप के क्रिस्टल को लिया है, तो क्रिस्टल मतलब एक ही चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाय एडिंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, मतलब सपोज अगर कोई भी बाहर से जो भी एटम आ रहा है और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से, या फिर कहीं पे भी आ सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी कैसा हुआ है, मेरा जनरेट हो रहा है। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब जैसे कि इसके एग्जांपल को देखना है तो बस याद रखना है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो देता है Zn2+ प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जिंक +2, मतलब ये हो रहा है कि एडिंग एक्स्ट्रा कटायन, एक एक्स्ट्रा कटायन आ रहा है जिसकी वजह से मेटल एक्सेस में फॉर्म हो रहा है। अब देखते हैं अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी क्या कहती है, देखो ये जो वैकेंसी है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अनायन वैकेंसीज में जनरेट होते हैं F सेंटर्स, और F सेंटर्स जो होते हैं वो ऐसे सेंटर होते हैं, देखेंगे हम लोग क्या होता है। F सेंटर जो होते हैं वो ऐसे सेंटर होते हैं जो क्रिस्टल को कलर देते हैं। सो जो क्रिस्टल को कलर दे रहे हैं, मतलब क्रिस्टल को एक कलर मिल रहा है, जैसे कि मैं बोलूँगी येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, तो इस टाइप के डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल को कलर मिल रहा है। इसलिए ये जो डिफेक्ट होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होता है, और ये जो होता है इस मैकेनिज्म से होता है जिसका नाम है F सेंटर। तो देखते हैं क्या होता है। सपोज अगर मैंने किसी भी क्रिस्टल को ड्रॉ किया, इसको देखते वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें होंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ ये देखा कि सपोज यहाँ पे देखो अनायन की वैकेंसी जनरेट होगी, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था जो कि आया नहीं है, इसलिए इस टाइप के वैकेंसी को मैं क्या कहूँगी, अनायन की वैकेंसी। मतलब एक अनायन की वैकेंसी की वजह से, एक अनायन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया है, तो तब भी क्या जनरेट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब काम की चीज़ ये है कि F सेंटर आती कहाँ से, देख लेते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज अगर मैंने एग्जाम्पल को देखा है तो एग्जाम्पल ये कहता है, सपोज अगर मैंने लिया है NaCl, तो वो बनता है Na+ और Cl- आयन से। इससे क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट, और निकलेगा एक मेरा इलेक्ट्रॉन, एक क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो खाली जगह थी, ये जो अनायन की खाली जगह थी, नेगेटिव चार्ज की खाली जगह थी, वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रही हूँ, जो अनायन की जो भी नेगेटिव चार्ज की खाली जगह थी, वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस रिएक्शन से निकला है सॉल्ट बनने के बाद, वो इसमें चले जाएगा, जिसकी वजह से क्या जनरेट होंगे, F सेंटर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है
तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, एफ सेंटर, इसको कहा जाता है एफ सेंटर. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आफ्टर द रिएक्शन इज ऑक्युपाइंग द anion vacancy, then in that case F centers are generated. अब जो है मैंने आपको जैसे कि बताया था कि F सेंटर की वजह से मुझे क्या मिलते हैं, कलर. मुझे क्या मिलते हैं, कलर. तो जो भी इस टाइप का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, इस टाइप का क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस या सॉलिड जो भी फॉर्म हो रहा है, उसका कलर क्या होता है, येलो कलर. उसका कलर होता है येलो कलर. मिल गया क्रिस्टल को कलर, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अब ये तो हुई एक चीज़. वैसे ही अगर मैंने बात की है ना KCl की, और वैसे ही अगर मैंने बात की है ना LiCl की, तो आपको बस कलर पता होना चाहिए कि KCl का कलर होता है पर्पल कलर. मतलब इस F सेंटर की वजह से NaCl को कलर मिलता है येलो कलर, KCl को मिलता है पर्पल कलर, और LiCl को मिलता है पिंक कलर. याद रहेगा ना. तो जैसे कि इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके सारे जो भी कंसेप्ट्स थे वो सारी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए. बस यहीं पे हमारा डिफेक्ट ख़त्म होता है, इसके आगे और कोई टाइप्स नहीं है. तो मतलब कि ये और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका डिफेक्ट्स एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो गया. और साथ ही साथ मैंने PDF के फॉर्म में लिंक में तो आपको हैंड नोट्स मैंने दे दिए हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें मैंने सारे पॉइंट्स में कवर कर दी है, और इसी टाइप से कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में ही वो वहाँ लिखी गई है. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.